नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राधिका। आज रूस का यूक्रेन पर हमले का 32वां दिन है। जंग के बीच बाइडेन का पुतिन पर हमला जारी है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया है जिसकी वजह से व्हाइट हाउस को उनके बयान पर सफाई देनी पड़ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने बयान में कहा कि उदार लोकतंत्र के लिए क्रूर निरंकुश शासक नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि भगवान के लिए ये आदमी सत्ता में नहीं रह सकता। बाइडेन ने पिछले 10 दिनों में पुतिन के खिलाफ अपनी बयानबाजी तेज कर दी है। बता दें कि बाइडेन ने इससे पहले पुतिन को कसाई भी कहा था। ऐसे में यूक्रेन पर आक्रमण को लेकर रूस और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर पहुंच चुका है। पिछले हफ्ते बाइडेन ने पहली बार पुतिन को युद्ध अपराधी बताया और फिर बाद में उन्हें हत्यारा, तानाशाह, एक शुद्ध ठग जो यूक्रेन के लोगों के खिलाफ अनैतिक युद्ध छेड़ रहा है के रूप में कहकर संबोधित किया। रूस और अमेरिका के बीच जुबानी जंग तेज हो चुकी है, तो वहीं रूस ने बाइडेन के इन बयानों पर कड़ी आपत्ति जताई है। रूसी राष्ट्रपति हाउस क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि ये बाइडेन तय नहीं करेंगे कि पुतिन कब तक सत्ता में रहेंगे। रूस की जनता ने पुतिन को राष्ट्रपति बनाया है। उन्होंने कहा कि बाइडेन के इस बयान से रूस और अमेरिका के बीच संबंध पर और गहरा असर होगा। तो दूसरी तरफ बाइडेन के बयान पर सफाई देते हुए व्हाइट हाउस ने कहा कि वो रूस में सत्ता परिवर्तन की बात नहीं कर रहे थे। इतना ही नहीं, अभी भी अमेरिका की तरफ से रूस को इस युद्ध को लेकर कड़ी चेतावनी दी जा रही है। पोलैंड दौरे के दौरान बाइडेन ने पुतिन को चेतावनी देते हुए कहा कि नाटो एकजुट है, उसे तोड़ा नहीं जा सकता। पुतिन नाटो की सीमा में 1 इंच दाखिल होने के बारे में सोचे भी नहीं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका लगा है। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव की आहट के बीच कांग्रेस मुश्किल में आती दिखाई दे रही है। कांग्रेस के एक बड़े नेता को जेल की सजा सुना दी गई है। दिग्विजय सिंह को जैसे ही 1 साल की जेल की सजा सुनाई गई, हर कोई हैरान रह गया। कोर्ट परिसर में हलचल बढ़ गई और चर्चाएं तेज होने लगी। आखिर कांग्रेस के एक वरिष्ठ और लगातार एक्टिव रहने वाले नेता दिग्विजय सिंह को जेल की सजा क्यों सुनाई गई, वो भी 2 साल पहले के पुराने मामले में नहीं बल्कि 11 साल पुराने केस में फैसला आया है। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। जैसे ही जेल की सजा सुनाई गई, चेहरा बड़ा था तो चर्चा भी बड़ी होनी चाहिए। और फिर क्या था, कोर्ट के फैसले की खबर पूरे प्रदेश और देश में आग की तरह फैल गई। एक पूर्व मुख्यमंत्री को जेल की सजा सुनाई गई है। इकलौता दिग्विजय सिंह ही इस मुसीबत में नहीं है। दिग्विजय सिंह के साथ पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू, तराना विधायक महेश परमार, कांग्रेस नेता अनंत नारायण सिंह समेत दूसरे नेताओं पर भी केस दर्ज किया गया था। मामला पूर्व मुख्यमंत्री का है, लिहाजा सियासत ने भी अपना काम शुरू कर दिया। दिग्विजय सिंह को सजा क्या सुनाई गई, विपक्ष ने सत्ता पक्ष को आड़े हाथों ले लिया और कोर्ट के फैसले में साजिश की बू डाल दी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का कहना है कि 10 साल पुराना मामला है और झूठे केस में फंसाया गया है। FIR में पहले नाम भी नहीं था, राजनीतिक दबाव में मेरा नाम जोड़ा गया है। अब हम इस मामले की अपील करेंगे। एडवोकेट राहुल शर्मा ने कहा कि उल्टे हाथ में चोट आई, पिक्चर सीधे हाथ में बताया गया। फिलहाल दिग्विजय सिंह को जमानत मिल गई है और हाई कोर्ट में अपील की तैयारी है। मामला 2011 में भाजयुमो कार्यकर्ता के साथ हुई मारपीट का है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को हिंसा के एक मामले में 1 साल जेल की सजा सुनाई गई है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह समेत 6 लोगों को भी इंदौर जिला कोर्ट ने दोषी करार दिया है और 1 साल तक की सजा के साथ 5-5 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। मामले के मुताबिक 17 जुलाई 2011 को उज्जैन में भाजयुमो कार्यकर्ता जयंत राव ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के काफिले को काले झंडे दिखाए थे। इससे नाराज दिग्विजय सिंह और भाजयुमो कार्यकर्ता की भी झड़प हो गई थी। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ उज्जैन के माधव नगर थाने में केस दर्ज करवाया था। अब 11 साल बाद इंदौर जिला कोर्ट ने मामले में सुनवाई की और 1 साल की सजा सुना दी। हालांकि दिग्विजय सिंह को जमानत तो मिल गई है, लेकिन सियासत भी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस के उन नेताओं में गिने जाते हैं जो लगातार बीजेपी सरकार को घेरते रहे हैं। सरकार को घेरने के लिए किसी मुद्दे को दिग्विजय सिंह गंवाना नहीं चाहते, इसलिए बीजेपी की भी नजर दिग्विजय सिंह पर डटी रहती है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखा जाता है। हालांकि दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया है कि उन्हें फंसाया जा रहा है, लेकिन अभी भी बीजेपी की प्रतिक्रिया नहीं आई है। फिलहाल 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हो गए हैं। 4 महीने से भी ज़्यादा स्थिर रहने के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम अब बढ़ने शुरू हुए हैं तो नॉन स्टॉप बढ़ते ही जा रहे हैं। आज एक बार फिर देश भर में पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है। देश की प्रमुख ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने आज फिर
पेट्रोल डीजल महंगा कर दिया है। बता दें कि बीते 6 दिनों में आज 5वीं बार पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। दरअसल आपको बता दें, देश में महंगाई बढ़ती ही जा रही है। आज पेट्रोल और डीजल के दामों में फिर से बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 50 पैसे और डीजल के दाम 55 पैसे बढ़ाए गए हैं, जिसके बाद दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 99 रुपये 11 पैसे और 1 लीटर डीजल की कीमत 90 रुपये 42 पैसे हो गई है। वहीं मुंबई में तो पेट्रोल डीजल के दाम में आग सी लग गई है। मुंबई में आज पेट्रोल की कीमत 53 पैसे और डीजल की कीमत 58 पैसे की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद मुंबई में आज पेट्रोल के दाम 113 रुपये 78 पैसे और डीजल के दाम 98 रुपये 55 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। कोलकाता में पेट्रोल का दाम 108 रुपये 53 पैसे है, जबकि डीजल का दाम 93 रुपये 57 पैसे प्रति लीटर है। वहीं चेन्नई में भी पेट्रोल 104 रुपये 90 पैसे प्रति लीटर है, तो डीजल 95 रुपये प्रति लीटर है। आपको जानकारी के लिए बता दें, 10 मार्च को विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन पेट्रोलियम कंपनियों ने 22 मार्च से कीमतों में इजाफा शुरू किया। भारतीय पेट्रोलियम कंपनियों ने 24 मार्च के अलावा पिछले 6 दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए हैं। बता दें कि रोजाना सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह 6 बजे से ही नई दरें लागू हो जाती हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीज़ें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग 2 गुना हो जाता है। आपको बता दें, आप एक SMS के जरिए रोजाना अपने शहर में पेट्रोल और डीजल की कीमत जान सकते हैं। इसके लिए इंडियन ऑयल के कस्टमर अपने मोबाइल से RSP के साथ शहर का कोड डालकर 9224992249 नंबर पर भेज सकते हैं और भाव का पता कर सकते हैं। शहर का कोड आपको इंडियन ऑयल की आधिकारिक वेबसाइट पर मिल जाएगा। मैसेज भेजने के बाद आपको पेट्रोल और डीजल का ताज़ा भाव भेज दिया जाएगा। इसी तरह BPCL के ग्राहक अपने मोबाइल से RSP टाइप कर 9223112222 पर SMS भेज सकते हैं और आप भाव का पता कर सकते हैं। HPCL के ग्राहक HP प्राइस लिखकर 9222201122 लिखकर SMS भेज सकते हैं और भाव का पता कर सकते हैं। अगर आप विदेश घूमने की योजना बना रहे हैं या आपका विदेश में आना जाना लगा रहता है, तो आपके लिए अच्छी खबर है। कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए लगी पाबंदियों की वजह से 2 साल तक बंद रहने के बाद भारत से नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन आज से दोबारा शुरू होने जा रहा है। 2 साल बाद नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के परिचालन के लिए हवाई अड्डों और विमान कंपनियों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। आपको बता दें, दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को उम्मीद है कि अप्रैल के पहले हफ्ते से नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में खासी तेजी आएगी। महामारी से बुरी तरह प्रभावित रहा विमान उद्योग धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगा है और नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू होने से उसमें नई जान सी आने की संभावना है। जानकारी के लिए बता दें, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि शेड्यूल फॉरेन कैरियर्स ने अपने अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम की मंजूरी के लिए आवेदन किया है। समर शेड्यूल 2022 इस साल 27 मार्च 2022 से 29 अक्टूबर तक प्रभावी है। मॉरिशियस, मलेशिया, थाईलैंड, तुर्की, संयुक्त राज्य अमेरिका, इराक और अन्य सहित 40 देशों की कुल 60 विदेशी एयरलाइंसों को समर शेड्यूल 2022 के दौरान भारत के लिए 1783 फ्रीक्वेंसी संचालित करने की मंजूरी दी गई है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन 23 मार्च 2020 से ही बंद है। कोविड-19 महामारी की पहली लहर आने के साथ ही इस पर रोक लग गई थी और समय के साथ वो पाबंदी बढ़ती चली गई, लेकिन अब ये रोक खत्म होने का वक्त आ गया है। आज से भारत से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें नियमित तौर पर शुरू हो जाएंगी। आपको बता दें, साथ ही यात्रियों और विमान के क्रू मेंबर्स के लिए एक और अच्छी खबर है। विमानों में क्रू मेंबर्स को लंबे समय से PPE किट पहनकर काम करना पड़ रहा था। यात्री भी लंबे समय से क्रू मेंबर्स को सफ़ेद PPE किट में ही देखते आ रहे थे, लेकिन अब क्रू मेंबर्स को PPE किट पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है।
नगर विमान मंत्रालय ने कोविड-19 संबंधी प्रतिबंधों में ढील देते हुए चालक दल के सदस्यों के लिए पीपीई किट पहनने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। इसके साथ ही अन्य कई प्रतिबंधों में ढील दी गई है। अगर इस हफ्ते आपका बैंक से जुड़ा काम अटका हुआ है तो आपको बता दें कि इस हफ्ते 2 दिन और देश भर में बैंकों की हड़ताल है। सोमवार और मंगलवार को बैंक हड़ताल पर हैं, वहीं शनिवार और रविवार को बैंकों की साप्ताहिक छुट्टी है, यानी कि आने वाले और 2 दिनों तक बैंकों का कामकाज ठप रहेगा। इस हड़ताल से देश भर में बैंकिंग सेवाओं पर असर पड़ सकता है। बैंक हड़ताल की वजह से और आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस हड़ताल को लेकर देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि इससे कितना नुकसान होगा, फिलहाल इसका हिसाब नहीं लगाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि इसमें पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे बैंकों के अधिकारी और कर्मी 28 से 29 मार्च को बैंक के बाहर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन भी करेंगे। बता दें कि ये हड़ताल प्राइवेटाइजेशन के विरोध में की जा रही है। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन ने इस बारे में बताया कि सरकार लगातार सरकारी बैंकों का निजीकरण कर रही है। हम इसका विरोध कर रहे हैं। अगर सरकार अपने फैसले में बदलाव नहीं करती है तो आगे अलग अलग तरीकों से विरोध किया जाएगा। आपको बता दें कि बैंकों के निजीकरण और बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल 2021 के विरोध में 2 दिनों की हड़ताल है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि सरकार ने पिछले 4 सालों में अब तक 14 सरकारी बैंकों का निजीकरण कर दिया है। बैंक से जुड़ी अलग अलग यूनियंस ने इस हड़ताल को समर्थन दिया है, जिसमें यूएफबीयू से जुड़े संगठन AIBA, इनबॉक, AIBOA, NCBE और बैफी शामिल हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।